नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 1945 में जापानी इंपीरियल आर्मी एक ऐसे खौफनाक जजीरे में दाखिल हुई जहां कुछ ही दिनों में इसके सैकड़ों फौजी बड़े दर्दनाक तरीके से सिफर हस्ती से मिटा दिए गए। एक हफ्ते तक दलदली जंगल में मार्च करते जापानी इस बेदर्दी और कसीर तादाद में क्रोकोडाइल्स का शिकार हुए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1968 के एडिशन में इस होलनाक वाक़े को मोस्ट ह्यूमन फैटलिटीज इन अ क्रोकोडाइल अटैक यानी मगरमच्छों के हमले से होने वाली सबसे ज्यादा इंसानी हलाकतों के टाइटल से दर्ज किया गया। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 में जहां नाजी जर्मनी एक ताकत के साथ मुल्कों पे हमले और कब्जे कर रहा था, वहीं इसका साथी मुल्क जापान भी किसी तरह जर्मनी से कम नहीं था। उस वक्त के इंपीरियल जापान ने चीन, कोरिया, ताइवान और आसपास की दूसरी रियासतों को नाकों चने चबा दिए थे। 1943 तक जापानी फौज को नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था क्योंकि जदीद हथियारों के साथ साथ एक जापानी सिपाही बहुत ही काबिल, ट्रेंड और अपने एम्परर यानी शहनशाह का इंतहाई वफादार होता था, जिसके पास सरेंडर नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर हार गए तो मौत को खुद ही गले लगाना उनका मकसद होता था। जापानी फौज तब तक पूरी ताकत से दूसरे मुल्कों पर हमले कर रही थी जब तक कि बरतानिया, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की इत्तेहादी फौज ने मिलकर इसे कमजोर नहीं किया। इसी हवाले से जनवरी 1945 में ब्रिटिश आर्मी ने ऑपरेशन मेटाडोर के नाम से एक मुहिम शुरू की, जिसका मकसद बर्मा यानी म्यांमार के जजीरों से जापानी आर्मी का कब्जा खत्म कराना था ताकि वहां जंग के लिए नई एयर बेसिस का कयाम किया जा सके। अलाइड फोर्सेस ने बर्मा के रामरी आइलैंड पर पूरी ताकत के साथ पहले समंदरी और फिजाई हमला किया, जिससे जापानी फौज के महफूज ठिकाने और असलहे के गोदाम तबाह कर दिए गए। फिर बरतानिया की पैदल फौज ने रामरी पर चढ़ाई की, जिसमें ज्यादातर इंडियन सिपाही थे। 2 हफ्ते तक चलने वाली शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार जापानी फौज के कदम उखड़ने लगे। इत्तेहादी फौज की मुसलसल मदद और तादादम फौजी टुकड़ियां आने की वजह से जापानी अब बहुत कमजोर और तादाद में कम हो चुके थे। आखिरकार जापानी अपनी पोजीशंस छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए और इसी दौरान जापानी कमांडर ने गिरफ्तारी या सरेंडर के डर से एक ऐसा शर्मनाक और इंतहाई गलत फैसला किया जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। कमांडर ने अपने बच जाने वाले 1000 सिपाहियों को 16 किलोमीटर लंबे मैंग्रोव के दलदली जंगल से गुजरकर जजीरे की दूसरी तरफ चलने का हुक्म दिया, इस उम्मीद पर कि जजीरे के उस तरफ पहुंचकर दूसरी जापानी फौज इन्हें रेस्क्यू कर लेगी। नाज़रीन, ये दलदली जंगल बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों, मकड़ियों, बिच्छुओं और जहरीले सांपों से भरा हुआ था। सबसे अहम ये कि यह दलदल सैकड़ों खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छों का मस्कन था। इस जजीरे में मौजूद ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में शुमार होते हैं, जो 20 से 23 फीट लंबे और 1 टन तक वजनी होते हैं। ये अपने इलाके की हिफाजत के लिए दुनिया के कुछ इंतहाई एग्रेसिव जानवरों में शुमार होते हैं, जो अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले पे हमला करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। इन साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत 3700 psi है, जो टीरेक्स डायनासोर के बाद दुनिया के किसी भी जानवर से ज्यादा घातक समझी जाती है। इसीलिए इस जजीरे के लोकल्स भी इन मगरमच्छों की वजह से इन दलदली जंगलों में जाने से डरते थे और ब्रिटिश आर्मी ने भी जापानियों का इस दलदल में पीछा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जापानी सिपाहियों के साथ आगे क्या होने वाला है। जापानी जैसे ही इस दलदल में दाखिल हुए, समझ लें कि उन्होंने मौत की वादी में कदम रख लिया था। इन सिपाहियों में बहुत से सिपाही बीमार और जख्मी थे जो इस ग्रुप से पीछे रह गए थे, और सबसे पहले यही लोग थे जिनका मगरमच्छों ने शिकार शुरू किया। ये जैसे ही अपने ग्रुप से अलग होते, अचानक कहीं से मगरमच्छ जाहिर होता, सिपाही को अपने जबड़ों में पकड़कर पानी में कहीं गुम हो जाता। सिपाही जैसे ही डूबकर हरकत करना बंद करता तो मगरमच्छ अपनी खौफनाक डेथ रोल के जरिए इस फौजी के टुकड़े टुकड़े करके खाने लगता। मगर ये तो अभी शुरुआत थी। सिपाहियों का ताज़ा खून पानी में मिलकर पूरे जंगल में फैल गया था। ऐसे समझ लें कि ये सैकड़ों भूखे मगरमच्छों को शिकार का खुला इनविटेशन मिल चुका था। जापानी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता इस खतरनाक दलदल से गुजर रहे थे, मगर कीचड़ और 3 से 6 फीट गहरा पानी इनके लिए और परेशानियां पैदा कर रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे ही सिपाही थकावट, भूख और डिहाइड्रेशन का शिकार होते जा रहे थे, और जैसे ही कोई बीमार सिपाही ग्रुप से बिछड़ता, मौके की तलाश में बैठे मगरमच्छ उस पर टूट पड़ते। अब इस जंगल में मगरमच्छों के दिल से इंसान का कुदरती डर भी खत्म हो चुका था। वो सिपाहियों की आंखों के सामने उनके साथियों को उठा के जा रहे थे। सिपाहियों पर सैकड़ों क्रोकोडाइल्स टूट पड़े थे। फौजी जान बचाने की गरज से दरख्तों पर चढ़ गए, मगर 10 से 15 फीट की बुलंदी पर मौजूद सिपाही दरख्तों से भी बच न पाए। 20-20 फीट लंबे क्रोकोडाइल्स पानी से उछल उछल कर इन सिपाहियों को पकड़ने लगे। पूरा जंगल सिर्फ इन जापानी सिपाहियों की हौलनाक चीखों से गूंज रहा था।
زیادہ تر سپاہی راتوں میں مارے گئے۔ روشنی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس فوج کو پتہ ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کون کہاں سے ان کا شکار کر رہا ہے۔ ان کو صرف پانی میں مگرمچھوں کی روشن ہوتی ڈراؤنی آنکھیں نظر آتی اور پھر گم ہو جاتی۔ ان سپاہیوں کے رات کو لگائے گئے کیمپ بھی محفوظ نہیں بچے تھے۔ مگرمچھ خشکی پہ ان کیمپوں سے سپاہیوں کو گھسیٹ کر پانی میں لے جاتے۔ بچ جانے والے لاچار سپاہی ان سپاہیوں کی چیخیں اور آہو پکار سنتے رہتے جب ان کو زندہ کھایا جا رہا ہوتا تھا، مگر یہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ کئی دنوں تک پورے جنگل سے ان سپاہیوں کی خوفناک چیخیں، بندوق اور گرینیڈ پھٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جنگل سے باہر کھڑی برٹش آرمی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ سپاہیوں کی دردناک چیخیں ان تک بھی پہنچ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دشمنی کے باوجود برٹش آرمی کے دل میں جاپانیوں کی حالت پہ رحم پیدا ہو رہا تھا۔ برطانوی آرمی نے لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے جاپانی زبان میں اعلان کروائے کہ سپاہی دلدل سے نکل کر واپس آ جائیں، ان پر رحم کیا جائے گا، ان کی زندگی بخش دی جائے گی۔ مگر جاپانیوں نے بات نہ مانی، کیونکہ ان کی ڈکشنری میں سرنڈر نام کا کوئی لفظ تھا ہی نہیں۔ یہ قتل عام ایک ہفتے تک چلتا رہا، جس میں کم سے کم 500 جاپانی سپاہی ان بھوکے کروکوڈائلز کا نوالا بنے۔ کچھ ایسے سپاہی تھے جو جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 20 جاپانی سپاہیوں کو برٹش آرمی نے پکڑ لیا۔ ان 20 سپاہیوں نے ہی اس پورے قتل عام کی ہولناکیاں باہر کے لوگوں کو بتائیں۔ برطانوی فوج نے لانچز کی مدد سے سروائیورز کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کیا، مگر وہاں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ بچ جانے والی لاشیں تک گدھ نوچ کر کھا چکے تھے۔ دوستو، اس واقعے پر ماہرین کے بیچ بحث بھی چل رہی ہے۔ کچھ ایکسپرٹس اور تاریخ دان اس واقعے میں مگرمچھوں کے ذریعے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کو مشکوک اور اس واقعے کو ایک اربن لیجنڈ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس دلدلی جنگل میں زیادہ کچھ کھانے یا شکار کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے اگر اس دلدل میں سینکڑوں کروکوڈائلز موجود تھے تو وہ اس انسیڈنٹ سے پہلے تک کیا کھایا کرتے تھے اور اس واقعے کے بعد کیسے زندہ بچے تھے۔ جبکہ باقی ریسرچرز اس رامری آئیلینڈ کی مہم میں موجود ایک کینیڈین نیچرلسٹ بروس اسٹینلی رائٹ کی 1962 میں شائع ہونے والی کتاب وائلڈ لائف اسکیچز نیئر اینڈ فار کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں یہ سارا واقعہ درج ہے۔ ناظرین، حقیقت ایک انسولوڈ مسٹری ہے جس پہ شاید بحث چلتی رہے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ٹو دا فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔